नमस्कार दोस्तों। आज से हम इंग्लिश जो है वीडियो के लिए स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। वीडियो एग्ज़ाम के अंदर ऑलमोस्ट 20 मार्क्स की इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। ऑलमोस्ट यूँ कह सकते हैं कि 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन उसमें दिया हुआ है। स्टेट एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश का पोर्शन दिया हुआ था तो बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है कि इंग्लिश से कैसे डील करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है वीडियो के सिलेबस में, बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हुई है इंग्लिश के बारे में। और इवन सब जो लैंग्वेज वाली जो चीज़ें हैं उनमें ऑलमोस्ट 30 नंबर की जो हिंदी है और 20 नंबर का इंग्लिश है, तो बहुत बड़ा पोर्शन जो ये दोनों लैंग्वेज लेके बैठी हुई है। ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि हिंदी को तो कैसे न कैसे मैनेज किया जा सकता है, बट इंग्लिश को क्योंकि शुरू से ही इंग्लिश के प्रति जो बच्चों का जो रहता है कि उनको इंग्लिश में उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती है, तो वो इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका अगर किसी सब्जेक्ट को तैयार करने का होता है, तो वो उसके बेसिक्स से लेके उसको तैयार करना होता है। तो आपकी फाउंडेशन जब मजबूत हो जाता है, तो आपको उस सब्जेक्ट पे पहुँच के आपकी पकड़ बन जाती है और आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, जैसे कि आप हिंदी में करते हो। ये वीडियोज़ बेसिकली मैं इसीलिए डिज़ाइन करके लेके आ रहा हूँ आपके सामने, ताकि आप अगर बेसिक्स को समझ लेंगे तो आपको एडवांस क्वेश्चन करने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वीडियो के एग्जाम में क्यों ना हो। वीडियो के एग्जाम के अलावा सीएपीएफ हो, चाहे सीडीएस हो या फिर बैंकिंग एग्जाम्स हो। अगर उनके क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो आपको एक मोटा-मोटा आइडिया ज़रूर लगेगा, आप उनको सोल्व भी कर पाओगे कि हाँ, अच्छा इस तरह किया जाता है क्वेश्चन को इंग्लिश में। तो पहले अपन मोटी-मोटी बात कर लेते हैं कि इंग्लिश बेसिकली किस पे स्टैंड करती है। तो देखो, ग्रामर 100% आपको सीखनी पड़ती है। जो जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं भी उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, तो ग्रामर में आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, है ना? वो सीखना पड़ता है आपको। वोकैब्युलरी आप दिन ब दिन इम्प्रूव करते हो, आपको एफर्ट मारने पड़ते हैं, तो इसलिए इस तरह आपकी वोकैब्युलरी इम्प्रूव होती जाती है। ऐसा नहीं होता कि किसी दिन आपने बिल्कुल आपकी वोकैब्युलरी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। वोकैब्युलरी बहुत बड़ी है, एक तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में पाए जाते हैं, तो उस हिसाब से आप वोकैब्युलरी को जितना आप मीनिंग्स आप देखते रहोगे, उनके अर्थ में देखते रहोगे, तो उस तरह आपकी वोकैब्युलरी जो है रिच होती जाएगी। थर्ड एंड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है रीडिंग। जितनी आप इंग्लिश को रीड करोगे, उतना ही आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होते जाओगे। और क्योंकि एक बार ये ऐसा भी कहा गया कि करत करत अभ्यास की जड़ में तो होत सुजान, है ना? रसरी आवत जाते सेल पर पड़त निशान। तो आप इस तरह इंग्लिश को जितना रीड करोगे, जितना उसके नज़दीक जाने का प्रयास करोगे, हिंदी इंग्लिश उतनी ही आपकी है जो अच्छी होती जाएगी। बेसिकली ये वीडियोज़ पेड बैच वाले थे, बट मैंने सोचा कि इसको डेफ़िनेटली उन लोगों तक ज़रूर पहुँचा जाए, उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचा जाए जो इंग्लिश से वास्तव में डरते हैं। और वो कुछ लोग इंग्लिश के कोर्सेज़ पे परचेज़ भी कर लेते हैं, बट फिर भी उनकी जो है इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो पाती। रीज़न बीइंग कि उनको एक 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 थोड़ा-सा डर रहता है कि क्या ही होगा, वैसे भी क्योंकि मेंटालिटी हार्ड हो चुकी है ना कि इंग्लिश ठीक हो ही नहीं सकती है। ऐसा नहीं होता है। आप जब थोड़ा प्रयास करोगे तो आपको डेफ़िनेटली उससे बेनिफिट मिलेगा। और मैं इन लेक्चर्स में आपको कोई स्टैटिक का ज्ञान ही नहीं दूँगा। मैं आपको बेसिकली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा इंग्लिश में, जो वो किस तरह से लैंग्वेज काम करती है। सो बेसिकली मैंने इसकी जो हेडिंग लगाई वो भी है कि अंग्रेजी का कीड़ा निकाल देंगे, बस आप इनको पढ़ लो। तो एकमात्र पेमेंट आप जो कर सकते हो वो ये है कि आप इनको एटलीस्ट पढ़ लो, ताकि आपको जो इंग्लिश का फ़ियर है वो आपका चला जाए और आप इंग्लिश में भी अच्छा कर पाओ, जैसे कि आप बाकी अदर सब्जेक्ट्स में करते हो। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले आपको नाउन पढ़ने होते हैं। और जैसे कि हिंदी में अपन संज्ञा पढ़ते हैं, उसी तरह इंग्लिश में अपने को नाउन पढ़ने होते हैं। संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, उन्हीं को अपन उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशंस। कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, या फिर किसी भी तरह की भावना हो सकती है, वो नाउन कहला सकती है ना? कितने टाइप के नाउन होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, प्रॉपर नाउन का मतलब स्पेसिफिक होता है। प्रॉपर मतलब कोई चीज़ प्रॉपरली आपको आइडेंटिफाई हो चुकी है। जैसे कि किसी का नाम सिद्धांत है, तो आपको पता है कि उसका नाम सिद्धांत है, वो प्रॉपर चीज़ हो गई। बेंगलोर एक सिटी है ना? तो बेंगलोर कोलकाता ये कर्नाटक की एक सिटी है, तो ये प्रॉपर चीज़ है, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। कॉमन नाउन में होती है शेयरिंग चीज़ें। शेयरिंग का मतलब होता है जैसे कि टीचर्स तो बहुत सारे हैं, शेयरिंग है ना, एक कॉमन नाम है उनके, एक ग्रुप है जो उसको टीचर बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारी सिटीज़ हो सकती है, सिटी एंड कंट्री, है ना? बहुत सारे देश हैं, तो इस तरह का कॉमन नाउन जो है, इसको कॉमन नाउन के अंदर रख देते हैं। अब रूल नंबर 1 क्या है कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन इफ इट इज प्लूरल। जैसे कि सिद्धांत इज अवर इंग्लिश टीचर, तो सिद्धांत प्रॉपर हो गया। और इंग्लिश टीचर, वो इंग्लिश टीचर भी है, तो सिद्धांत नाम का जो व्यक्ति है वो एक इंग्लिश का टीचर है, तो ये प्रॉपर चीज हो गई। बट अगर वहां पे 2 सिद्धांत होंगे तो देर आर 2 सिद्धांत इन आवर क्लास, देर आर 2 सिद्धांत इन आवर क्लास, तो सिद्धांत आ गया। कारण ये क्या हो गया? कॉमन हो गया, है ना? तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सिद्धांत क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नाउ रूल नंबर 2 क्या है कि प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में अगर डिफरेंस क्रिएट करना हो तो उसके आगे द लगा दिया जाता है। जैसे कि प्रॉपर नाउन, यहाँ पे आप एग्जांपल से देखो कि विहान इज माय स्टूडेंट, ठीक है। विहान क्या है? ये बेसिकली सिंगुलर है ना, ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, सॉरी, वेट ए मिनट। विहान क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल नहीं यहाँ पे। विहान क्या है? प्लूरल नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है कि विहान किसी का नाम है, ठीक है। तो विहान पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का नाम है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि विराट कोहली इज ए ग्रेट प्लेयर, ठीक है।
अब इसको अगर यूँ लिखें कि विहान इज़ द विराट कोहली ऑफ आवर टीम, तो ये कॉमन हो गया। विराट कोहली यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन, क्योंकि विराट कोहली जैसे कोई और भी बच्चे हो सकते हैं, कि विहान ही ज़रूरी नहीं कि विराट कोहली जैसा हो, बाकी बच्चे भी विराट के जैसा खेल सकते हैं। तो विराट के आगे द लगाना पड़ेगा, तो ये कॉमन नाउन के आगे द लगा के उसको अलग बनाया जाता है। तो प्रॉपर नाउन को द लगा करके यहाँ पे प्रॉपर नाउन के आगे द लगा देंगे तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा। प्रॉपर नाउन के आगे अगर द लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। तो विहान इज द विराट कोहली ऑफ अवर टीम, तो द लगाया जाता है डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ऐसा नहीं बोलते कि वो बिल्कुल भी उसके जैसा है, तो उसके आगे द की डिग्री लगी जाती है ना, द। ठीक है, इस तरह करना है। नाउ अगला एग्जाम्पल है कि मोहित इज द शेक्सपियर। कुल मिला के सेंस यही है कि आपको द लगा देना है। अगर द जैसे कि सेंटेंस में आपको एरर दिया होगा तो वहाँ पे द नहीं लगा होगा, मोहित इज शेक्सपियर ऑफ अवर कॉलेज, तो ये फिर गलत हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आपको द लगाना था, है ना। तो ये द वाली जो मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए, कि मोहित इज द शेक्सपियर ऑफ अवर कॉलेज। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सी इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यहाँ पे द, यहाँ पे भी आपको द लगाना है। तो सी इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बेसिकली उसको कुछ किसी से रिप्लेस करा जा रहा है, किसी से कंपेयर करा जाता है ना, उसको कॉमन बताया जा रहा है। अगेन ही इज द अमिताभ बच्चन ऑफ आवर कॉलेज। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे ना कि अमिताभ बच्चन, अगर किसी की तुलना अमिताभ बच्चन से की जा रही है तो उसके नाम के आगे भी द लगाना आपको। ठीक है, तो ये आपका रोल नंबर 2 हो गया। बेसिकली रेफरेंस में कभी भी ए और ए एन का प्रयोग नहीं करते, बेसिकली द ही लगा जाता है। रेफरेंस लेके तो बोल रहे हैं ना, ये सब अमिताभ बच्चन का नाम लिया, नाइटिंगेल का नाम लिया, विराट कोहली का नाम लिया, ये क्या है? रेफरेंसेज है इनके, शेक्सपियर का नाम लिया, तो आपको द लगाना है उनके आगे। नाउ अगला टाइप जो आता है अपना कलेक्टिव नाउन का आता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसे कि नाम ही बता रहा है कि समूहवाचक, है ना, समूह टाइप का। तो ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्सन, क्योंकि आदमियों का समूह हो सकता है, कि है किन्हीं चीज़ों का समूह हो सकता है, तो सिमिलर काइंड की चीज़ें होती है तब। स्टूडेंट, ये कॉमन नाउन है। स्टूडेंट्स, ये भी कॉमन नाउन है। टीचर्स कॉमन नाउन है, और टीचर ये भी कॉमन नाउन है। ये बेसिकली क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ना कोई कैटेगरी दिखा रहा है कि अच्छा ये सारे स्टूडेंट्स, अच्छा ये सारे टीचर्स, ऐसा। जैसे कि सोल्जर, सोल्जर और सोल्जर्स में आपको एक प्लूरलिटी दिख रही है कि ये बहुत सारी है। जैसे कि सोल्जर में तो एक सोल्जर हो गया, बट सोल्जर्स में बहुत सारे सोल्जर हो गए, है ना, बहुवचन हो गया ये। तो ये कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन हो सकता है, राइट। सॉरी। अगेन जैसे कैप्टन, कैप्टन हो गया, कोच हो गया, ये प्लेयर हो गया, ये बेसिकली टीम होती है। क्या होती है? ये टीम का काम करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल वो है कि कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर, अगर कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर चीज़ है तो वो एक यूनिट मानी जाती है, और प्लूरल नाउन में वो मेंबर्स होते हैं बहुत सारे। तो जैसे कि द फैमिली वाज इनवाइटेड इन द फंक्शन, कि द फैमिली वाज, अब देखो फैमिली में कितने से कितने लोग होंगे? बहुत सारे लोग होंगे। 2 लोग हस्बैंड वाइफ तो होंगे, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, तो 2 से ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था ना, बहुवचन हो जाना चाहिए था, मतलब ज़्यादा अगर आदमी है तो बहुवचन हो जाना चाहिए था, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस फैमिली को एक यूनिट ही माना जा रहा है यहाँ पे। क्या माना जा रहा है? एक यूनिट। तो द फैमिली वाज इनवाइटेड टू द फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही द फैमिली हैड दियर डिनर। देखो फैमिली में ये हेड तो बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाता है, बट फिर भी हैड दियर डिनर, तो फैमिली ने अपना खाना खाया। ठीक है, नाउ अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि द जूरी, जूरी मतलब जो आप जानते हो ना कि जब कोई केस होता है कोर्ट के अंदर, अगर कोई पर्टिकुलर जज उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो जजों का ग्रुप आता है ना, वो जजों का ग्रुप उसके बारे में जजमेंट देता है, उसके बाद में वो सोल्यूशन होता है। तो जूरी एक क्या है? एक यूनिट होगी पूरी पूरी। द जूरी टुक सीट्स। अब सीट्स में जूरी क्या एक ही सीट पे थोड़ी बैठेगी, जूरी में मेंबर होंगे तो वो अलग अलग सीट्स पे बैठेंगे, तो यहाँ पे इट्स आएगा, तो जूरी टुक इट्स सीट्स, है ना। सॉरी, यहाँ पे दियर आएगा, दियर मतलब उन्होंने अपनी अपनी सीट्स ली ना। द जूरी टुक दियर सीट, उन्होंने अपनी अपनी सीट्स ली। अगेन द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, अब उन्होंने एक साथ मिलकर किया कुछ, है ना, तो इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पे इट्स आएगा। ठीक है, द टीम वॉन द मैच, द टीम हैज वॉन द मैच, टीम ने एक साथ जीता है, राइट, तो वो एक वचन एक यूनिट में आएगा, एक यूनिट मानी जाएगी। द टीम टुक इट, द टीम टुक दियर बाथ, इट्स नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टीम ने अगर अगर नहाए हैं, टीम में सभी सदस्य नहाए होंगे तो डेफिनेटली इंडिविजुअल रूप में नहाए होंगे ना, एक साथ तो यूँ नहीं कि एक यूनिट मान के नहा लिया, सबके ऊपर एक ही बार पानी फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने इंडिविजुअली एक एक करके नहाया होगा। तो द टीम टुक दियर बाथ, कि उन्होंने स्नान किया, राइट। नाउ
चौथा टाइप होता है मटेरियल। मटेरियल जैसे कि बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल से होता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, स्टील हो गया, ग्लास, वुड, ब्रिक, इस तरह के हो सकते हैं कि प्लास्टिक हो गया, लेदर चमड़ा हो गया, स्टील ग्लास मतलब ग्लास, वुड यानी लकड़ी, और ब्रिक मतलब ईंटें, इस तरह। इसको कैसे करेंगे, जैसे कि फ्लो में बहुत सी बार अपने स्टेटमेंट आते हैं कि द वॉल इज मेड अप ऑफ रेड ब्रिक्स। रेड ब्रिक्स, देखो साउंड तो अच्छा कर रहा है, बट जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि बिल्डिंग मटेरियल के लिए किस तरह का नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, कि वहाँ पे एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा या फिर किस तरह लिखेंगे। तो रेड वॉल इज मेड अप ऑफ रेड ब्रिक्स, नहीं रेड ब्रिक्स नहीं, रेड ब्रिक होएगा, वहाँ पे क्या होगा, रेड ब्रिक। द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स नहीं आएगा, द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ स्टोन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल है कि जैसे मटेरियल नाउन जो होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है, आपको ये ध्यान रखना, ये इसका तोड़ है कि मटेरियल नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, एक वचन माना जाता है। जैसे कि मटेरियल को आप कितने, जो आप रेत, कितनी रेत, एक कण, दो कण, तीन कण, कितना, कलेक्टिव रेत पूरी बोली जाती है ना। ईंट, तो ईंट कितनी, बहुत सारी ईंटें होती है, तो ईंटें ईंटें थोड़ी बोलेंगे अपन, ईंट बोलेंगे ना, पूरा ईंट से बनी होती है, टोटल दीवार तो ईंट से बनी होती है ना, इस तरह। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो चीज़ें आपको दिखती नहीं है ना, आपको दिखती नहीं, बस महसूस होने वाली चीज़ें, जैसे कि इमोशंस हो गया, स्टेट ऑफ माइंड हो गया, स्टेट ऑफ लाइफ हो गया, हेट्रेड हो गया, होनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो आपको वैसे दिखते नहीं है बट फील किए जा सकते हैं। यूथ कलेक्टिव नहीं है, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट है। यूथ कोई पर्टिकुलर दिखने वाली चीज़ थोड़ी है, वो एब्स्ट्रैक्ट है ना, उसको महसूस किया जाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी क्या माना जाता है, सिंगुलर, मतलब एक वचन माना जाएगा उनको, है ना, उनको बहुवचन के रूप में नहीं लिखा जाएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नाउ जैसे कि एग्जाम्पल, यूथ इज द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, यूथ इज, ये देखो इज आ रहा है, कारण यूथ इज द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ। अब ये स्टेज कब कोई दिखती थोड़ी है, नहीं दिखती ना, एब्स्ट्रैक्ट है बेसिकली, आपको नजर नहीं आ रही है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो यूथ इज द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे सेम वही चीज, यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशंस। अब नेशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, तो बहुत सारे नेशंस उनमें अपने अपने यूथ होंगे, उनके अपने अपने यंगस्टर्स होंगे, है ना। तो यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशंस, राइट, जो कि युवा ही हमारे आने वाले देशों के जो है फ्यूचर होंगे, राइट। तो यूथ सिंगुलर जब वर्ब होगी तो उसको एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है, और यूथ जब प्लूरल वर्ब में आएगा तो उसको कलेक्टिवली बोला जाता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अगेन दूसरा जो रूल है, नेक्स्ट जो रूल है वो अपना ठेके वाला रूल है। ठेके वाला रूल मतलब दिलजीत दोसांझ वाला, जिसमें 5 तारा होटल का गाना गाता है ना वो, तो 5 तारा होटल वाला ठेका, ऐसा। तो नाउन तो नाउन, एडजेक्टिव को सिंगुलर माना जाता है, जैसे कि आई स्टेड इन ए 5 स्टार्स होटल। अब देखो, अब अगर इंग्लिश का थोड़ा बहुत भी अपने को ज्ञान नहीं, तो अपन क्या करेंगे, गलती ये करेंगे कि आई स्टेड इन ए 5 स्टार्स होटल। अब 5 जैसे दिख रहा है तो मतलब ज़्यादा हो गया, अपने को तो बहुवचन का मतलब इतना बताया जाता है ना कि 2 या 2 से अधिक, तो वो बहुवचन में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। 5 स्टार्स नहीं आएगा, 5 स्टार होटल आएगा यहाँ पे ना, 5 स्टार। ये तो चलो फिर भी अपन 5 स्टार लेह में अपन वैसे नॉर्मल भाषा में बोलते रहते हैं कि अच्छा 5 स्टार होटल में रुका, तो 5 स्टार से कोई समझ नहीं सकता कि अच्छा 5 स्टार्स तो नहीं होता, 5 स्टार ही होता होगा। बट अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी आ जाए, जैसे कि एक 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, ये बहुवचन हो गया ना, 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपये का नोट है, 100 मतलब 2 या 2 से अधिक, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे रुपीज़ नहीं लगाना, वहाँ पर रुपी ही आएगा, क्या आएगा, रुपी ही आएगा। 3 हार्स मैराथन, 3 हार्स मैराथन, ऐसा नहीं होता, 3 हार मैराथन आएगा, ठीक है। आइज सर्जरी, है ना, आइज सर्जरी, देखो आंखें तो एक साथ ही होती हैं, आइज सर्जरी, तो आई सर्जरी, राइट। तो इस तरह आपका आंसर बन जाएगा, राइट। नाउ रूल नंबर नेक्स्ट आगे है कि नाउ देखो, किसी प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन हो और उसके बाद भी नाउन हो तो उसको सिंगुलर माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन हो उसके बाद भी नाउन हो तो सिंगुलर माना जाता है, जैसे कि माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ देयर बुक। ऐसा कौन सा नाउन होता है, ये तो तरीका नहीं है ना, सिंगुलर मानना है उसको। जैसे कि ये क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन होनी चाहिए, तो आफ्टर क्या हो गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन हो गया, क्या हो गया ये, प्रीपोजिशन हो गया। अब रूल अगर आपको याद है तो आप क्या करोगे कि सिंगुलर आप चीज़ें रखोगे, कि पेजेस नहीं होगा, पेज होगा, यहाँ पे भी पेज होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। द आइडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन्स टू पर्सन। देखो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, है ना, तो पर्सन्स टू पर्सन्स नहीं होगा, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन होगा, है ना, पर्सन टू पर्सन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको रूल बेसिकली याद करने हैं। बेसिकली आप जब एग्जाम्पल्स आप जब खुद देखो, जब आप
जब आपको रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे तब आप डेफिनेटली एग्जाम्स में तो उस मिस्टेक को फाइंड आउट कर ही लोगे, है ना। नाउ सेकंड जो नेक्स्ट रूल जो है कि प्लूरल नाउन जैसे कि अमाउंट हो या फिर लंबाई हो फिर या फिर वेट हो या फिर क्वांटिटी हो, इन सभी को पूरा माना जाता है तो सिंगुलर वर्ब भी माना जाएगा। जैसे कि बहुत सारा, जैसे कि कितना अमाउंट है कि 10,000 का अमाउंट है ना। लेंथ कितनी है तो 10 किलोमीटर की लेंथ है। वेट कितना है तो 100 kg का वेट है ना। क्वांटिटी कितनी है तो 15 दर्जन क्वांटिटी। तो देखो ये बेसिकली दो या दो से अधिक। अब देखो अगर नहीं आता तो फिर अपन यही करेंगे कि अगर हाँ ऐसा दिख रहा है तो फिर वो 50 रुपीज़, अच्छा इसको अपन आर लिख देंगे या फिर ऐसा। कॉमन सेंस तभी काम करता है जब आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो। तो बेसिकली आपको ये रूल्स याद कर लेने, रूल्स याद करने के बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखो कि 50 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग अमाउंट, बिल्कुल ठीक बात है। 50 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग अमाउंट, तो इज और आर लगाना आपको, तो इज यहाँ पे आ गया, है ना। 10 किलोमीटर्स आ रहा, देखो किलोमीटर्स लिखा जा रहा, रुपीज़ लिखा जा रहा है, बट आपको इसको एक सिंगल क्वांटिटी में, आप सिंगल एंटिटी में काउंट करना है, तो इज आएगा यहाँ पे। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वर्क, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, है ना। साउंड भी ठीक नहीं करेगा वैसे आप देखोगे, बट साउंड उससे मतलब नहीं, आपको उसके पीछे की रीजनिंग समझनी है। तो 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वर्क, ठीक है। 1,00,000 रुपीज़ ए लार्ज अमाउंट, 1,00,000 रुपीज़ इज ए लार्ज अमाउंट, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बेसिकली कहने का सेंस ये है कि आपको उनको कंप्लीट मानना है, एक सिंगल यूनिट मानना है ना। सिंगल यूनिट जब मानोगे तो आप उसको जो है सिंगुलर लिखोगे ना। इज और आर में कन्फ्यूज नहीं होगी कि यहाँ पे आर आएगा इज आएगा। देखो एग्जाम के अंदर आपको इतना प्रेशर हैंडल करना पड़ता है कि उस दौरान आप इज या आर में कन्फ्यूज जाते हो, फिर आप गलत टिक करके आ जाते हो और आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली इन रूल्स को आप जितना जितना रिवाइज करोगे उतने ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये पीडीएफ जो है बेसिकली मेरे स्टैटिक मित्रा नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी पे आपको मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन करके इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है कि द फॉलोइंग आर अनकाउंटेबल। देखो ये जितने भी एग्जाम्पल्स नीचे आ रहे हैं ये सारे अनकाउंटेबल है, इनको कोई काउंट नहीं कर सकते, इनको गिना नहीं जा सकता, है ना। तो गिना नहीं जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। द फॉलोइंग वर्ड्स आर अनकाउंटेबल एंड आर नॉर्मली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, कि इनको गिना नहीं जा सकता और इनको एक वचन के रूप में ही माना जाता है। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन शुड नॉट बी यूज्ड विद दैम, कि जो इंडेफिनिट ए और एन जो होता है ना वो इंडेफिनिट होता है। ए और एन जो होता है इनका अनिश्चित होते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होते। शुड नॉट बी यूज्ड विद दैम, दे हैड नो प्लूरल फॉर्म्स ए एंड एन यूज्ड बिफोर दैम। जैसे कि लगेज हो गया, सामान, बैगेज हो गया, है ना, ब्रेकेज हो गया, एडवाइस हो गया, सलाह हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, सीनरी हो गया। सीनरी मतलब दृश्य जो आपको दिखते हैं, जैसे मनाली, कुल्लू मनाली वगैरह फिर और कश्मीर घाटी में। इन्फॉर्मेशन, ये भी पता है, ये भी बेसिकली अनकाउंटेबल है। कितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पोइट्री, कितनी पोइट्री हो सकती है, वर्क, कितना काम अनकाउंटेबल हो सकता है, सोप अनकाउंटेबल, ब्रेड, फिश, पेपर, मशीनरी, ये सारे के सारे क्या अनगिनत है, राइट। इनको गिनना पॉसिबल नहीं है, अनगिनत है बेसिकली, है ना। तो अनगिनत ही माना जाता है, कंसिडर यही किया जाता है ना। जैसे कि अब एग्जांपल्स में देखो कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब सीनरीज कितनी सीनरी, कितने दृश्य हैं, ये दृश्य बोलते हैं ना अपन इसको, दृश्य, ठीक है। अब दृश्य को बहुवचन में लिखो, दृश्य नहीं बन सकता ना, दृश्य तो दृश्य ही होगा, ठीक है। तो सीनरीज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सीनरी। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई नो दैट ही हैज़ मैनी इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशंस नहीं आएगा दोस्त, यहाँ पे आएगा इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इन्फॉर्मेशन या फिर ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ लिख सकते हो, या तो इन्फॉर्मेशन आएगा या फिर ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये इसको आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप खुद देखो कि इसमें मिस्टेक क्या है ना, इसमें गलत क्या है। तो दे गेव मी ए गुड एडवाइस, दे गेव मी ए गुड एडवाइस, ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दे गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। दे गेव मी ए गुड नहीं, पीस ऑफ एडवाइस, राइट। आई वांट ए शॉप और ब्रेड, आई वांट ए शॉप, यहाँ पे ए नहीं आएगा, या तो दे गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, या फिर आई वांट ए शॉप, आई वांट ए शॉप, राइट। नो, इसमें मिस्टेक नहीं, क्या कारण इसका है कि सिंगुलर ही है बेसिकली, तो राइट। तो आई वांट ए शॉप, राइट, इट इज करेक्ट, ठीक है। नाउ
शब्द जैसे कि न्यूज़, मैथ, इथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स, मम्पस, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स आदि प्लूरल नाउन या बहुवचन संज्ञाओं जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक वचन ही होता है, मतलब सिंगुलर। इसलिए इनके सिंगुलर वर्ब का रूप ही यूज होता है। ठीक है, जैसे कि द न्यूज़ वर अमेजिंग, तो न्यूज़ वर नहीं है, न्यूज़ दिखा आपको बहुवचन रहा है, बट ये न्यूज़ तो एक वचन ही होती है। तो द न्यूज़ वाज अमेजिंग, नॉट वर। The first innings was boring. The first innings was boring. No, first inning was boring. Right? ये तो innings तो ठीक है, बट यहाँ पे आएगा was. The first inning was boring. Right? नाउ नेक्स्ट रूल है कि कुछ संज्ञाएं एक जैसी रहती हैं, भले ही सिंगुलर हो या प्लूरल, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि सिप हो, डियर हो, सर्विस हो या सीरीज हो या स्पीसीज हो या फिश हो या फिर अपरेटस हो। तो द फिशेज ऑफ माई एक्वेरियम डाइड लास्ट नाइट, तो फिशेज नहीं आएगा, ये फिश अपने आप में ही बहुवचन है ना, ये अपने आप में सब में क्या है, ये खुद बहुवचन नहीं है। डियर डियर्स नहीं होता, सर्विसेज नहीं होती, सर्विस होती है। सीरीजेज नहीं होती, सीरीज होती है। स्पीसीज ऑटोमेटिक, स्पीसीजेज नहीं होती है, स्पीसीज ही होती है। फिश फिश ही होती है, अपरेटस अपरेटस ही होता है, नहीं कि अपरेटस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है बेसिकली, ये तो आपको याद करने पड़ेगा ना, इसमें कहाँ लॉजिक ढूंढोगे आप, अगर इंग्लिश का रूल है ये बना रखा है तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। तो द फिश ऑफ माई एक्वेरियम डाइड लास्ट नाइट, कि मेरी जो एक्वेरियम की जो फिश है मछली है, वो कल रात जो है मर गई। राइट नाउ नेक्स्ट रूल है कि केटल, पीपल, पुलिस, इलेक्ट्रोएट, पोल्ट्री, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बिनोकुलर्स मतलब दूरबीन, क्रैकर्स, स्वाइन, जेंट्री यानी शरीफ, एंड क्लर्जी यानी पादरी, ये सभी नाउन हमेशा प्लूरल बहुवचन के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। याद करना पड़ेगा आपको, है ना, कोई चारा नहीं है। कि जैसे कि मवेशियाँ होगी, केटल्स हो गई, पीपल लोग, पुलिस, इलेक्टोरेट हो गया या पोल्ट्री हो गया, या फिर ट्राउजर्स हो गया या सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, बिनोकुलर्स हो गया, क्रैकर्स हो गया, स्वाइन हो गया, जेंट्री हो गया, ये सारे के सारे क्या है बेसिकली आपको प्लूरल के रूप में इनको काउंट करने हैं। अगेन जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन, ऐसे कई सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये वर्ड्स पहले लगे होंगे सेंटेंस के अंदर कि आइदर, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, इनके आगे प्लूरल नाउन लगा होगा तो इनका आगे सिंगुलर वर्ब आती है। फिर जैसे कि वन ऑफ माई स्टूडेंट इज ए डॉक्टर, वन ऑफ माई स्टूडेंट इज ए डॉक्टर, जैसे कि ये प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन है, उनमें से कोई एक, तो उसके आगे सिंगुलर क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो इज आ गया यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और ये डॉक्टर। आइदर ऑफ द हॉस्पिटल्स, है ना, आइदर ऑफ द हॉस्पिटल्स आर गुड, नो मैन, यहाँ पे आपको सिंगुलर ही, अगर ये रूल आपको याद है तो आप यहाँ पे सिंगुलर लगाओगे कि आइदर ऑफ द हॉस्पिटल, कि कुछ हॉस्पिटलों में से या तो ये हॉस्पिटल या ये हॉस्पिटल, इज गुड, क्या है वो, सिंगुलर, एक वचन। तो आइदर ऑफ द हॉस्पिटल इज गुड, नॉट आर गुड, तो आपको ध्यान रखना है। राइट, पजेसिव केस ऑफ ए नाउन, जैसे कि पजेसिव केसेस में क्या होता है कि एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल करा जाता है कि पजेसिव किसी को पर्टिकुलर लोकेट करना है, कि पजेसिव और ओमिसिव दो तरीके के होते हैं। तो ओमिसिव में तो डोंट आता है, कैन नॉट आता है, मतलब नकारात्मकता का भाव होता है। पजेसिव में आप उसको आधिपत्य करना चाहते हो ना, जैसे ऐसा। एपोस्ट्रोफ में आपको एस वाले रूल देखने को मिलते होंगे, सिंगल, कहीं तो एस यहाँ लगता है, कभी एस यहाँ लगता है, तो इसका क्या नियम है। तो ये वाला जो सिस्टम है, एपोस्ट्रोफ फिर एस, ये सिंगल एंटिटी में लगता है। जैसे राज होम, किसी राज का घर, तो राज होम, राम की कार, राम्स कार, ये सिंगुलर है बेसिकली, एक वचन में आ रहा है ना, एक वचन में। ठीक है, बहुवचन में क्या आएगा कि एंडिंग विथ एस, एंडिंग विथ एस, ऐसा। जैसे कि गर्ल्स, यहाँ पे ये ऐसे नहीं लिखेंगे, गर्ल्स हॉस्टल नहीं लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे गर्ल्स हॉस्टल, ये बहुवचन है, ये करेक्ट हो जाएगा। बॉयज़ स्कूल, ये बॉयज़ स्कूल ऐसे नहीं होगा, या बॉयज़ स्कूल नहीं होगा, ये होगा बॉयज़ स्कूल, एस के बाद आपको इन्वर्टेड ये अपस्ट्रोफ लगाना है। ठीक है, बॉस ऑफिस, अब बॉस बहुत सारे हैं, राइट, बॉस तो बॉस का क्या पता है, एक होते हैं कंपनी में, दो बॉस होते हैं, तीन बॉस होते हैं, चार बॉस होते हैं, तो बॉस ऑफिस, तो वहाँ पे बहुवचन आएगा। राइट, ऐसा आपको ध्यान रखना है। एक प्लूरल एंटिटी होती है जहाँ पे नॉट एंडिंग विद एस, जहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क, पीपल्स पावर, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन होते हैं, राइट, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉट एंडिंग विद एस, ये सारे एस के साथ एंड हो रहे हैं, राइट, ये एंड नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको एस यहाँ पहले फर्स्ट ऑफ लगाना, फिर एस लगाना है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा आपको, चिल्ड्रंस पार्क, पहले फर्स्ट ऑफ फिर एस आएगा। राइट, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ अगेन कुछ डेट्स होती है, डेट्स में भी आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, कुछ चीज़ याद करने की होती है, जैसे कि 5 सितंबर क्या होता है, टीचर्स डे। तो टीचर्स डे को आप किस तरह लिखोगे कि टीचर, है ना, टीचर
ऐसे, फिर डे, एपोस्ट्रोफ लास्ट में लगेगा। 14 नंबर को चिल्ड्रंस डे आता, तो चिल्ड्रंस डे में ऐसा नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया चिल्ड्रंस जो लिखते हैं चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस एस बाद में आता है इसके, जैसे कि यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क है ना, पार्क में जैसे चिल्ड्रन को कैसे लिखा ऐसे, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस डे पे भी इस तरह लिखा जाएगा, ना कि इस तरह। यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है आपको, ऐसा नहीं हो जाना कि कोई डेट आ गई इसका मतलब उसके लास्ट में सबसे एपोस्ट्रोफ लास्ट में लगेगा, नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती है तो उस तरह आपको लगाना होता है। तो चिल्ड्रंस में आपको एस सबसे लास्ट में आएगा, एपोस्ट्रोफ उससे पहले आ जाता है, जबकि टीचर्स में आपको सबसे लास्ट में एपोस्ट्रोफ लगाना है ना। नाउ कुछ चीज़ें और है, जैसे कि बॉटल्स केप, बॉटल्स केप गलत लिखा हुआ है, तो बॉटल्स केप नहीं होता है ना, बॉटल्स केप नहीं होता है, केप ऑफ द बॉटल होता है, केप ऑफ द बॉटल। टेबल्स लेग की, टेबल का पैर, तो ऐसा नहीं लिखते हैं उसको, लेग ऑफ द टेबल, क्या लिखेंगे उसको, लेग ऑफ द टेबल। फोन्स स्क्रीन, नो इट्स रॉन्ग, स्क्रीन ऑफ द फोन या स्क्रीन ऑफ फोन, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, स्क्रीन ऑफ फोन या स्क्रीन ऑफ द फोन, ऐसा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई रूल नहीं है बेसिकली, ये चीज़ें कुछ ऐसी होती है जो आपको याद करनी पड़ती है, राइट। नाउ अगला रूल है कि अपोस्ट्रोफ जैसे कि निर्जीव चीज़ों में नहीं लगता है, जो लिविंग जो थिंग होती है ना, लिविंग जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनके अंदर ही जो है अपोस्ट्रोफ लगता है, तो उनके अंदर यूज नहीं करते। नेक्स्ट रूल ये कि यूज टू पर्सोनिफाई, अब देखो कुछ चीज़ों को पर्सोनिफाई किया जाता है, उनका मानवीकरण किया जाता है ना, व्यक्तिकरण किया जाता है, मानवीकरण किया जाता है, जैसे कि अब टुडे, टुडे तो जिंदा नहीं है, फिर एस क्यों लगा है, तो यहाँ पे जो रूल है वो याद रखना आपको कि पर्सोनिफाई किया जाता है, कि टुडेज क्लास वाज नॉट गुड, टुडेज क्लास वाज नॉट गुड, राइट। इंडियाज क्लाइमेट इज यूनिक, कि भारत के क्लाइमेट की बात हो रही थी, इंडियाज क्लाइमेट इज यूनिक। अगेन थर्ड एग्जाम्पल, अर्थ्स एटमोसफियर, ये व्यक्तिकरण किया जा रहा है, इसका मानवीकरण किया जा रहा है या फिर उसको बताया जा रहा है पूरा पूरा, तो गॉड्स ग्रेस यहाँ पे भी ऐसा लगेगा। नेचर्स फ्री, की प्रकृति का कोप या प्रकोप, है ना, तो नेचर्स कोप। ये कुछ चीज़ें हैं आपको लास्ट में याद करनी पड़ेगी, तो इनको आप जब बार बार देखोगे तो आपको वैसे पता लग जाएगा, खुद ही आइडेंटिफाई करवाओगे कि अच्छा किस तरह इनको करना है। नाउ कंपाउंड नाउन जो होते हैं उनमें आपको किस तरह काम करना होता है, जैसे कि कंपाउंड नाउन में इट वाज माय सिस्टर इन लॉज वेडिंग, सिस्टर इन लॉज वेडिंग, है ना। अब सिस्टर कितनी सारी हो सकती है, तो वहाँ पे आपको एस लगाना पड़ेगा, सिस्टर इन लॉज। आई हैव 3 सिस्टर इन लॉज, 3 सिस्टर, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो एस यहाँ लगाना पड़ेगा। कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स, देखो ये कुछ आर्मी वाली टर्मिनोलॉजी है, वीडियो वगैरह में तो इतनी काम नहीं आती, बट हाँ सीरीज वगैरह में पूछा जाता है कि कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर, कि उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उनको बड़ा बताया जाता है, तो वो एस वगैरह लगाया जाता है उनके पीछे, है ना। कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर, और लिखा भी इस तरह जाता है इसको। ऑल माई सिस्टर इन लॉ आर कमिंग टू मीट मी, ऑल माई सिस्टर, देखो ऑल माई सिस्टर इन लॉ, कि सभी मेरी सालियाँ जो है मुझसे मिलने आ रही है, तो वहाँ पे तो बहुत सारे हैं, तो वो आएंगे, सी ऑब्वियस सी बात, आर लगेगा उसमें, है ना। फादर इन लॉज बर्थडे, फादर इन लॉज, अब फादर कितने सारे लॉ सकते हैं, लॉज लॉ में फादर कितने हो सकते हैं, तो लॉज इन बर्थडे, इसको इस तरह लिखा जाता है, बेसिकली याद करने वाली चीज़ है। कंपाउंड नाउन है ना एक, कंपाउंड नाउन का मतलब ही ये है कि वहाँ पे मिश्रित है वो, है ना, एक से ज़्यादा है, कंपाउंड तभी तो बनेगा ना, जब एक ही चीज़ होगी तब वो कंपाउंड क्यों ही कहलाएगा। कंपाउंड का मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं, तो फादर इन लॉज बर्थडे। बोथ माई ब्रदर इन लॉज आर सेटल्ड इन लंडन, तो आर लगेगा इसमें, है ना, सिंपल सी चीज़ है, दो आदमी हैं तो फिर वो उनके लिए आर लगाना ही पड़ेगा, और ये कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है, ऑब्वियस सी बात है ना। अब जेंडर डिवीजन ऑफ ए नाउन, किसी भी नाउन का जेंडर किस तरह, उसका डिवीजन किस तरह किया जाता है, फेमीन की जो स्त्रीलिंग होते हैं ना, स्त्रीलिंग कैसे होता है, देखो इंग्लिश में तो 3 नाउन ये होते हैं, जेंडर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंग्लिश में 3 जेंडर होते हैं, कि मेल होता है, फीमेल होता है, एक होता है ट्रांस, ठीक है। बट हिंदी में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी में केवल 2 ही जो जेंडर होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग होता है, स्त्री और पुरुष, है ना। नपुंसक लिंग जो होता है वो संस्कृत में होता है, हिंदी में तो 2 ही होते हैं, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो इंग्लिश में 3 है, तो यहाँ पे 3 देखने को मिला। न्यूट्रल मतलब ट्रांस बेसिकली वो है, या फिर जिसका जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, टीचर भी कोई भी हो सकता है, कजिन भी कोई हो सकता है, डॉक्टर भी कोई हो सकता है। तो फेमीन में कौन कौन आता है, जैसे मून आ गया, स्प्रिंग आ गया, कोई मौसम आ गया, ऑटोमन आ गया, ये शरद विषु हो गया, ग्रीष्म विषु आ गया, ऐसा। मैस्कुलिन में क्या होता है, डेथ को क्या माना जाता है, मैस्कुलाइन, वो पुरुष माना जाता है उसको ना, डेथ। लाइट को मैस्कुलाइन माना जाता है, पुरुषवाचक जो होती है वो चीज़। समर स्त्रीवाचक नहीं है, समर विंटर दोनों ही क्या है, आपको मैस्कुलाइन देखने को मिलेगी। देखो आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप उसमें 4 ऋतुएं पढ़ते हो, राइट, 4 ऋतुएं पढ़ते हो, तो गर्मी सर्दी तो सबको याद रहती है, गर्मी और सर्दी दोनों स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, तो ये क्या होगा,
इसको बोलेंगे अपन मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन मतलब पुरुषवाचक। मैं ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई रीजन इसके पीछे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये गर्मी और सर्दी स्ट्रॉन्ग होती है, गर्मी भी बहुत तगड़ी पड़ती है, सर्दी भी बहुत तगड़ी पड़ती है, तो मैस्कुलाइन हो गया, पुरुष हो गया, पुरुष टाइप का हो गया, पुरलिंग टाइप का हो गया। बट जो स्प्रिंग होता है ना, बसंत और शरद ऋतु जो इस तरह का ये होता है, तो ऑटोमन है ना, ऑटोमन, ये दोनों को आप क्या माना जाता है, स्त्री स्त्री के रूप में माना जाता है। जेंटल होती है थोड़ी सी, यूँ कह सकते हैं कि सॉफ्ट टाइप का मौसम होता है, इसमें ज़्यादा आदमी परेशान नहीं होता, नॉर्मल सा बढ़िया लगता है, मतलब मौसम अच्छा लगता है, तो वो स्त्री टाइप का, स्त्री लिंग में आ गया। मून, मून चंदा मामा बोलते हैं, बट चंदा मामा नहीं, दरअसल वो चंदा मामी हो सकती है। वो आपका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फेमीन है, बेसिकली फेमिनाइन है ना, स्त्रीलिंग में उसको काउंट करता है, इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं उनके अंदर। और डेथ को मेस्कुलाइन बोलते हैं, लाइट को मेस्कुलाइन बोलते हैं। न्यूट्रल में मैंने बताया आपको, स्टूडेंट, टीचर, कजिन एंड डॉक्टर। बहुत सारे बोलते हैं कि मेरा कजिन ब्रदर है, गलत बोल रहे हैं भाई। कजिन, कजिन में ही निहित है, कजिन का मतलब ही भाई या बहन होता है ना, तो आपको कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोलने की जरूरत नहीं, कजिन बोलने से आपका काम कंप्लीट हो जाता है कि अच्छा कजिन है, मतलब या तो भाई होगा या बहन होगा ऑटोमेटिकली। तो जैसे कि एग्जांपल है कि माई कजिन ब्रदर इज ए टीचर, अरे ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, कजिन के अंदर ही सब कुछ आ गया कि माई कजिन इज ए टीचर, ठीक है। तो ये इस तरह आपका एक लेक्चर कंप्लीट होता है। बेसिकली नाउन मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए। आप एक बार की इस वीडियो को स्पीड में देखना, इसकी पीडीएफ मैं आपको डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लेना, इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप यकीन मानिए आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर सीरीज़ को आप देख लेंगे। हार्डली ये 15 से 20 लेक्चर होंगे, 15 से 20 लेक्चर भी मुझे नहीं लगता कि होंगे। मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज ही बना रहा हूँ, कोई पोर्शन मैं अलग अलग काट करके नहीं बनाऊंगा। छोटे छोटे लेक्चर होंगे, आप इनको देख लीजिए, आपका इंग्लिश का जो कांटा है ना वो निकल जाएगा और आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा इस तरह इंग्लिश को डील किया जाता है। सो आई होप ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड रिवाइज करिए। पीडीएफ में आपको वहाँ पे डाल दूंगा, आपके जितने भी मित्रगण हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि बेसिकली अगर कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है तो डेफिनेटली आप उसको शेयर करोगे तो ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है ना, घटता नहीं है। और देखो सबकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं इतनी अच्छी होती कि वो अच्छे महंगे कोर्सेज परचेज पर्टिकुलर एक किसी सब्जेक्ट के लिए भी परचेज करें। स्टैटिक मित्र में मेरा एफर्ट यही रहेगा हमेशा कि हाँ, जो चीज़ें एक्चुअल में फ्रीली अवेलेबल कराई जा सकती है और जो चीज़ें आनी चाहिए सबके सामने आनी चाहिए, वो डेफिनेटली फ्रीली अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में इससे बड़ा योगदान और क्या ही सकता है, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा उससे बड़ा पेमेंट कोई हो नहीं सकता। So thank you so much for watching till the end, and I will definitely continue this series. And thank you so much, and पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, जय हिंद।